नमस्कार, मैं सीमा साहू स्वागत करती हूं आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित छत्तीसगढ़ से जुड़ी खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025-26 का प्रस्तुत किया बजट। 1,65,000 करोड़ के इस बजट में कुछ को राहत तो कुछ को हुई निराशा। 10वीं बोर्ड का हिंदी से शुरू हुआ परीक्षा, छात्रों के चेहरे खिले, सरल रहा प्रश्न पत्र। स्टेशन मास्टर ने अपने सहकर्मी के साथ किया दुष्कर्म, गिरफ्तार करने बिलासपुर पुलिस नागपुर हुई रवाना। भाजपा नेता धनंजय गोस्वामी की गुंडागर्दी जारी, घर में घुसकर साथियों के साथ शिक्षक को पीटा, मामला दर्ज। ये थी सुर्खियां और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा में 1,65,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। वर्ष 2025-26 के बजट में समावेशी विकास की ओर छत्तीसगढ़ सरकार की दूरदर्शी सोच को दर्शाया गया है। बजट में हर क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार को अपना महत्वाकांक्षी बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में छत्तीसगढ़ सरकार का वर्ष 2025-26 का 1,65,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया, जो कि वर्ष 2024-25 के बजट 1,47,500 करोड़ रुपए से 12% अधिक है। पिछले वर्ष का बजट ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित था, जबकि इस वर्ष का बजट गति, गुड गवर्नेंस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर केंद्रित है। यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस बजट से विकास एवं जन कल्याण के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह बजट राज्य को तेजी से विकास के पथ पर ले जाने और 2030 के लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने का संकल्प है। यह नवाचार, अधोसंरचना और समावेशी विकास को प्राथमिकता देने वाला बजट है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह बजट राज्य के रजत जयंती वर्ष का बजट है। बड़ा लोक लुभावन बजट चौधरी जी ने पेश किया। छोटी छोटी योजनाएं हैं, इन पर पैसा लगाया गया है, पर पैसा इतना कम है कि योजनाओं के मूर्त रूप धारण करने की जो अवधारणा है, मुझे उसमें थोड़ा सा शंका ही होती है, क्योंकि आज की तारीख में कम पैसे से कोई भी योजनाओं को सफल नहीं बनाया जा सकता। सबसे जो अच्छी चीज़ जो बजट की लगी कि 20,000 भर्तियों की चौधरी जी ने घोषणा की है। बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी आज प्रदेश में और देश में भी फैल चुकी है। निराशा उत्पन्न हो गई है नौजवानों में। तो ये 20,000 जो भर्ती होगी इसे और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो सामान्य तौर पर जो छोटे मोटे व्यापार कर रहे हैं, अब उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो जब तक एक निश्चित आय वाली चीज़ें उत्पन्न, क्योंकि ऐसा कोई उद्योग तो छत्तीसगढ़ में आ नहीं पा रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। प्रस्तुत बजट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 12% वृद्धि अनुमानित है, जो वर्ष 2025-26 में 6,35,918 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय में 9% वृद्धि, बिना नया कर लगाए राजस्व में 11% वृद्धि तथा राजस्व अधिशेष 2,804 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राज्य का पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो अब तक का सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट में व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से कर के बोझ को कम करने के लिए ई-वे बिल सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए किया है। नए बजट में 25,000 रुपए तक की वैट लेन देन को माफ किया गया है, जिससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को राहत मिलेगी। अचल संपत्ति लेन देन पर स्टाम्प शुल्क उपकरण हटा दिया गया है। हालांकि इस बजट में उद्योगों को कुछ खास नहीं दिए जाने पर उद्योग जगत खासा नाराज है। बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, हमको 3 बातों में ज़्यादा उम्मीद थी। पहला
कि जो सब्सिडी स्वीकृत कर दिए गए हैं मगर पैसा नहीं दे रहे हैं क्योंकि बजट नहीं है, बिल पास नहीं हो रहे हैं। दूसरा, इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने की बात हम हरदम लगातार कर रहे हैं, तभी तो उद्योग खुलेंगे, तभी तो 10-20 हर उद्योग मिलेगा। हमने एक योजना दिया था कैसे 1 लाख लोगों को रोज़गार मिल सकता है। लोग उद्योग लगाना भी चाहते हैं मगर इंडस्ट्रियल स्टेट की कोई बात ही नहीं कर रहा है किसी भी से। तो कुल मिला के मज़ा नहीं आया बजट में। वर्ष 2025-26 के बजट में छत्तीसगढ़ सरकार ने कई प्रमुख घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी बजट प्रावधान किया है, जिसमें कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8,500 करोड़, महतारी वंदन योजना के लिए 5,500 करोड़, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 4,500 करोड़, 5 HP तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3,500 करोड़ रुपए सहित अन्य योजनाओं को पूरा करने के लिए भी बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले साल के बजट से 300% अधिक है। हालांकि विपक्ष ने इस बजट को बेकार बजट बताया है। देखिए, छत्तीसगढ़ शासन का जो बजट है, ये बजट सिर्फ छत्तीसगढ़ के जनता के साथ छलावा है। ना इसमें युवाओं के लिए कुछ है, ना महिलाओं के लिए, ना मजदूरों के लिए। कुल मिला के इस बजट में यहाँ के जनता को छला गया है। कोई भी नयापन इसमें नहीं है। जो चला आ रहा है थोड़ा बहुत महतारी वंदन का और किसानों का, वहीं तक सीमित है। उससे आगे बढ़ के जो नगरीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास की बात है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे बेरोज़गारों को रोज़गार मिलना चाहिए, वो साथी को छत्तीसगढ़ के, उनको रोज़गार के लिए कोई पहल इनके द्वारा नहीं किया गया है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ ये बजट सिर्फ छलावा है। वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, 500 नई सहकारी समितियों का गठन का प्रावधान किए जाने के साथ ही केंद्र सरकार की PSS योजना के तहत पहली बार दलहन और तिलहन की खरीदी के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के साथ ही जशपुर जिले के कुनकुरी में नया मेडिकल कॉलेज खोलने, रिक्त सरकारी पदों को तेजी से भरने का भी प्रावधान है। आज हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री विष्णुदेव साय जी द्वारा जो आज राज्य शासन का जो बजट पेश किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है और जन जन तक, चाहे युवा हो, मातृशक्ति हो, हमारे वरिष्ठ जन हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, सभी वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला बजट है। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल के बजट में उद्योग विभाग को 3 गुना अधिक राशि आवंटित की गई है। वर्ष 2025-26 के बजट में 10 नवीन योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, मुख्यमंत्री बाईपास एवं रिंग रोड निर्माण योजना, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना, मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप सियान केयर योजना, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अटल सिंचाई योजना, छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति तथा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के साथ छात्र कौशल कार्यक्रम और वित्तीय निवेश प्रशिक्षण योजना शामिल है। ग्रेड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में विदेशी शराब सस्ती करने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने विदेशी शराब पर लगने वाले 9.5% अतिरिक्त शुल्क को समाप्त कर दिया है, जिससे शराब की कीमतों में 40 रुपए से 3,000 रुपए तक की कमी आई। यह फैसला वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करने से पहले कैबिनेट बैठक में लिया गया। सरकार को इस निर्णय से करीब 160 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि इससे अवैध शराब तस्करी पर अंकुश लगेगा। एक अधिकारी ने बताया कि इस फैसले से 2 बड़े फायदे होंगे। अवैध शराब तस्करी रुकेगी और जब कीमतें एक समान होंगी तो दूसरे राज्यों से अवैध आयात का कोई फायदा नहीं रहेगा। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है। नई नीति के अनुसार राज्य में 674 शराब दुकानें अगले वित्तीय वर्ष में संचालित होंगी। प्रीमियम शराब दुकानें आवश्यकता अनुसार चलाई जाएंगी। इस बार बजट के आकार में 10 से 12% वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में
बजट 1.70 लाख करोड़ रुपए पहुंच सकता है। आज मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज की बैठक में वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति 2024-25 की भांति ही होगी। वित्तीय वर्ष 25-26 में 674 मदिरा दुकानें तथा आवश्यकता अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकान संचालित करने का निर्णय भी यथावत रखा गया है। देसी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत रेट ऑफर प्रभावी रहेगा। विदेशी मदिरा थोक क्रय वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा होगा। मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क यथावत रहेगा और विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर 9.5% के दर से लगने वाला अतिरिक्त शुल्क समाप्त करने का निर्णय आज की मंत्रिपरिषद की बैठक में हुआ है। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ लोक परिसर बेदखली संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हित को देखते हुए ई प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया। चूंकि वर्तमान में पीएफआईसी द्वारा 100 करोड़ रुपए से ऊपर की परियोजनाएं स्वीकृत किए जा रहे हैं। बड़ी आईटी परियोजनाओं के संबंध में पहले से सशक्त समिति अनुमोदन की अनिवार्यता होने से अनुमोदन प्रक्रिया का डुप्लीकेशन होता है। इस कारण सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। नगर निगम में सभापति चुनाव को लेकर जिला भाजपा कार्यालय बिलासपुर में भाजपा पार्षदों की बैठक बुलाई गई है। महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण के बाद सभापति के राय शुमारी के लिहाज से 4 बजे बैठक रखी गई है, जिसमें सांसद राजनांदगांव संतोष पांडे बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहे। साथ ही जिले के सभी वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होंगे। पर्यवेक्षक संतोष पांडे पार्षदों से 1-to-1 चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि नाम पर बहुमत होते ही सभापति के लिए समस्त औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएगी और बिलासपुर नगर निगम में सभापति का चयन भी कर लिया जाएगा। इसके बाद एमआईसी का गठन होगा। नगर निगम बिलासपुर में महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण के बाद अब सभापति बनाने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। सोमवार को बिलासपुर के पर्यवेक्षक और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने पुराना बस स्टैंड करबला रोड स्थित भाजपा कार्यालय में सभी भाजपा के पार्षदों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी पार्षदों से चर्चा करते हुए उन्हें ही सभापति के लिए नाम देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश की जनता ने भाजपा को शहर विकास के लिए जनादेश दिया है, अब भाजपा को उस जनादेश को सही सिद्ध करना है। केंद्र और राज्य में मौका मिलने के बाद अब शहर में भी भाजपा की सत्ता आने से चौमुखी विकास होगा। इस बैठक में एक नाम तय किया जाना है, जिसके बाद अब वह बिलासपुर नगर निगम में सभापति के तौर पर अपना दायित्व निभाएंगे। हालांकि बैठक के बाद नाम की घोषणा नहीं की गई, केवल पैनल तैयार कर प्रदेश संगठन को भेज दिया गया है, जिसके बाद आगामी 8 मार्च को विधिवत नाम की घोषणा की जाएगी। सबसे खुशी की बात है कि पूरे 10 नगर निगमों में और सभी में जीत हुई है और एक पर्यवेक्षक के नाते पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है और उस दायित्व के निर्वहन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सभी वरिष्ठों से, सभी पार्षदों से मैं राय मशविरा करूँगा और उसके बाद जो चयन की प्रक्रिया है उसमें आगे बढ़ेंगे। क्या आज ही घोषणा हो जाएगा? नहीं, आज घोषणा नहीं होगी, आने वाली तिथि जो होगी मैं आपको सूचित करूँगा। क्राइटेरिया तय किए हैं कि बहुत सारे पार्षद, क्राइटेरिया केवल यही है कि जो वरिष्ठ हैं, जिसमें सब प्रकार के अनुभवी हैं,
अपने वरिष्ठों के साथ बैठ करके उसका चयन करेंगे। नगर निगम अंबिकापुर में कांग्रेस समर्थित नवनिर्वाचित 16 पार्षदों ने सोमवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। कलेक्टर के समक्ष नवनिर्वाचित पार्षदों ने शपथ ग्रहण कर नगर निगम में कार्यभार संभाला। गौरतलब है कि अंबिकापुर में बीते दिनों नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों के सामूहिक शपथ ग्रहण का कांग्रेस के द्वारा बहिष्कार कर दिया गया था। इसी कारण कांग्रेस समर्थित नवनिर्वाचित पार्षदों को सोमवार को शपथ ग्रहण कराया गया। दरअसल नवनिर्वाचित महापौर मंजूषा भगत की गंगा जल से शुद्धिकरण कराने के बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई थी और माफी मांगने की बात कही थी। माफी नहीं मांगने पर सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होने की कांग्रेस ने बात कही थी और हुआ भी ऐसा ही। कांग्रेस समर्थित नवनिर्वाचित पार्षदों ने सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर दिया था। आने वाले दिनों में अपने बयान पर अगर मेयर मंजूषा भगत माफी नहीं मांगती तो निगम में होने वाली सामान्य सभा की बैठक में कांग्रेस काला पट्टी लगाकर इसका विरोध जताएगी। इधर शपथ ग्रहण करने के बाद वार्ड की मूलभूत समस्याएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, नाली और आवास योजना जैसी सुविधाओं पर काम करने की बात नवनिर्वाचित पार्षदों ने की है। भारत को अच्छा परिणाम होगा। ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। नगर पालिका निगम अंबिकापुर के नवनिर्वाचित पार्षद को मैं शपथ दिलाने जा रहा हूँ। मैं बोलूंगा, मेरे पीछे आप दोहराएं। मैं इस चीज को लेकर के और उनका काम पूरा करना है। देखिए, कल आज हम लोगों ने 16 पार्षद को शपथ दिलाई है और कल भी 32 पार्षद को शपथ दिलाया था। तो जो शासन के या नियम के प्रावधान है उसके अंतर्गत आज शपथ ले लिया है और पूरे के पूरे 48 पार्षद लोगों ने शपथ ले लिया है। कल हम लोग 11 बजे सभापति चुनाव के लिए जिला पंचायत में उनको इन्फॉर्म भी कर दिया है। कल सभापति के चुनाव के लिए हमने जो सम्मेलन होता है वो बुलाया है। जो नवनिर्वाचित महापौर मंजूषा भगत जी के माध्यम से जो बयान दिया गया था कि जो महापौर के लिए आरक्षित नगर निगम की सीट है और 2 ट्राइबल महापौर पहले बैठ चुके हैं और उनके माध्यम से ये कहा गया था कि उस कुर्सी को धुलवाऊंगी, टेबल को धुलवाऊंगी, गंगा जल का छिड़काव करूंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ये कहा गया कि गंगा जल का विरोध हो रहा है। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि गंगा जल का विरोध नहीं है, उस मानसिकता का विरोध है कि जो पहले 2 महापौर बैठे हुए थे और यदि किसी भी जाति वर्ग के, वो ट्राइबल वर्ग से हैं और किसी भी जाति से हैं और उनके बारे में इस तरीके का टिप्पणी उनके माध्यम से किया गया, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और तब तक विरोध करेंगे जब तक कि वो इस संबंध में वो खेद व्यक्त ना करें, माफ़ी ना मांगे। पूरे शहर को अछूत बोल रही थी, उसका विरोध हम लोगों के द्वारा किया गया। वो खुद से ऐसा बोल रही हैं या कोई बुलवा रहे हैं उनसे, ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग भी 3 कार्यकाल से उनके साथ भी रहे हैं और मैं उनको भी समझता हूं कि अच्छे मन की हैं, लेकिन किस तरीके से ऐसा उनके माध्यम से कराया गया या वो बोलने में उनसे कुछ मिस्टेक हुआ, जैसा भी रहा हो, तो अगर चूक भी हुआ है तो इसको स्वीकार कर लेना चाहिए और आगे पूरे शहर का विकास सारे लोग एक साथ मिलजुल कर करें, ये प्रयास उनका होना चाहिए। अगर बड़े पद पे वो बैठी हैं तो उनका सोच भी बड़ा दिखना चाहिए। अगर माफी नहीं मांगती हैं तो फिर वैसी स्थिति में सामान्य सभा में हम लोग भी काली पट्टी लगा के जाएंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे और सारी चीज़ें जो सामान्य सभा की जो प्रक्रिया है उसमें पूरी तरीके से जो भागीदारी होती है वो निभाएंगे। एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। पूरे शहर के विकास के लिए जो भी सकारात्मक सुझाव होंगे उसको भी हम देंगे। मेरा नाम मेघा खांडेकर है। मैं वार्ड नंबर रामानुज वार्ड 33 की पार्षद हूँ। मैं अभी तक जहाँ भी घूमी हूँ और देखी हूँ चीज़ों को, जहाँ तक तो बहुत सारे लोगों को रोड की समस्या है, बहुत सारी की नालियाँ नहीं बनी हुई हैं, बहुत सारे लोगों को घर नहीं मिला है। तो बस यही सब चीज़ें उनकी भाई दूर करनी है, मुझे रोड बनवानी है, नाली साफ़ करवानी है और ये सब चीज़ें तो रहेंगी। और जिन लोगों के पास घर नहीं है उन्हें क्या बोलते हैं आवास योजना का भी लाभ देना है।
अटल आवास की भी योजना देना है, उनको लाभ देना है सारी चीज़ों का। और बहुत सारे ऐसे भी लोग देखी हूँ मैं, मतलब बहुत सहयोग और बहुत प्यार दिए हैं जो लोग, बस उन्हीं के प्यार में और सहयोग में बस खड़ी हूँ। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं की बोर्ड परीक्षा की शुरुआत सोमवार को हो गई। पहले दिन विद्यार्थियों ने हिंदी का पर्चा हल किया, तो वहीं सरल प्रश्न ने विद्यार्थियों के चेहरों में खुशी ला दी। 1 मार्च से बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो गई। पहले 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हुई, उसके बाद अब सोमवार से 10वीं की परीक्षा शुरू हुई। पहले दिन माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा हिंदी की परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें बिलासपुर जिले के 26,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 131 परीक्षा केंद्र बनाए थे, जिसमें विद्यार्थियों ने 3 सेट में आए प्रश्न पत्रों को हल किया। हालांकि हर सेट में सरल प्रश्नों ने विद्यार्थियों के चेहरों में खुशी ला दी। विद्यार्थियों को उम्मीद है कि पहले दिन जिस तरह से परीक्षा संपन्न हुई है, उसमें उन्हें अच्छे अंक मिलेंगे। हालांकि अब आने वाले समय में कठिन विषयों के परीक्षाएं आयोजित होंगी। इसके लिए विद्यार्थियों ने पूरी तैयारी कर रखी है। अभी तो आज दूसरा है, पहला दिन 12वीं का पेपर था, 10वीं का पहला पेपर है हिंदी का। और बच्चे हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, बच्चे काफ़ी अनुशासित ढंग से परीक्षा दे रहे हैं और कहीं भी अभी तक तो 2 दिन हो गया किसी प्रकार का कोई अनुचित साधन का प्रयोग करते पाया नहीं गया। हाँ बिल्कुल दिख रहा है बच्चों, चूँकि हिंदी का पेपर है, बच्चों को थोड़ा सरल भी लगता है और काफ़ी बच्चे गंभीर है, अनुशासित है। और मैं देखा कि बैठक व्यवस्था वगैरह भी प्रॉपर, जो परीक्षा केंद्र में प्रॉपर बैठक व्यवस्था अच्छी है और जो पर्यवेक्षक होना चाहिए वो प्रॉपर रखा गया है। नहीं, हम लोगों का उड़न दस्ता में टीम लगी हुई, हम लोग जिला विकासखंड के जितने भी परीक्षा केंद्र हैं उसमें हम लोग औचक निरीक्षण करते हैं, वहाँ की व्यवस्था के देखते हैं और कोई कमी बेसी है उनको फिर हम जो है केंद्र अध्यक्ष को निर्देश देते हैं। 10th का पेपर आप दे रहे थे, कैसा लग रहा था आज आपको? अच्छा लग रहा था, डर भी लग रहा था थोड़ा, और तैयारी ज़्यादा दिन से नहीं, 1-2 हफ्ते पहले से। इसमें ये लगा कि जो मैं पढ़ा था वो पूरा आया था। डर तो लगता है, पर यहाँ के क्वेश्चन पेपर देख के थोड़ा रिलैक्स फील हो जाता है। आंसर क्वेश्चन हाँ सब पढ़ रखा था, पर वो भूल जाते ना पेपर देख के, तो वही हो गया था बस। जो टॉपर है वो लोग तो कर लेंगे, अब जो नहीं पढ़ पाते उनके लिए मुश्किल है। मोबाइल फ़ोन का लाभ और हानि था और प्रदूषण का निदान था। एप्लीकेशन कैसा लगता है बनाना? एप्लीकेशन एक ऐसा चीज़ है जो मतलब अगर जो हम पढ़ के भी नहीं जा रहे हैं, अगर उसका मतलब पूरा फॉर्मेट जानते हैं तो आप उसको हम अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। सभी था, अगर जैसे पढ़े हैं तो सब इजी है और जो नहीं पढ़ा उसके लिए सब डिफ़िकल्ट ही है। बहुत अच्छा पेपर गया है, जैसा मतलब एक्सपेक्ट की थी उतना ही अच्छा गया है। हिंदी में सबसे अच्छी बात एक तो हमारा कॉमन लैंग्वेज है, तो हम लोग को इजी पड़ता है, और बाकी प्रिपरेशन तो हम लोग बहुत अच्छे से किए थे सबको ही, पढ़ाई वगैरह भी मतलब सब अच्छे से था, तो पेपर हमारा बहुत अच्छा गया। विद्यार्थियों के साल भर का मेहनत का प्रतिफल होता है वार्षिक परीक्षा। ऐसे में पिछले 2 महीने से विद्यार्थी पूरी तरह से शिक्षा में लीन थे। वहीं अब परीक्षा के प्रश्न पत्रों को हल करके वे अपने साल भर की मेहनत के प्रतिफल को पूर्ण कर सफलता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले दिन सरल प्रश्नों ने जहां विद्यार्थियों को थोड़ी राहत दी है, वहीं अब आगे की कठिन परीक्षाओं में भी सफलता को सामने रख विद्यार्थी उसे पूर्ण करेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन को बड़ी राहत देते हुए 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार निजी स्कूलों के छात्रों की केंद्रीकृत बोर्ड परीक्षा नहीं ले सकेगा। हालांकि कोर्ट ने इसमें वर्तमान समय के लिए यानी राहत सिर्फ 2024-25 सत्र के लिए दी है, जबकि सरकारी स्कूलों के छात्रों को परीक्षा देना अनिवार्य होगा। हाई कोर्ट के जस्टिस
BD गुरु की सिंगल बेंच ने निजी स्कूलों और अभिभावक संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया। इस फैसले के बाद निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के इस आदेश से सरकार की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर के नए कुलपति के रूप में संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने कार्यभार ग्रहण किया। राज्य सरकार ने निवर्तमान कुलपति वंश गोपाल सिंह का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कावरे को यह जिम्मेदारी सौंपी है। कार्यभार ग्रहण समारोह में कावरे ने विश्वविद्यालय की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी नवाचारों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने ई-ऑफिस प्रणाली को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए और 31 मार्च तक इस प्रक्रिया को पूरी करने का लक्ष्य रखा। कावरे ने कहा कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुभव के आधार पर वह विश्वविद्यालय के आधुनिकीकरण और डिजिटल परिवर्तन को प्राथमिकता देंगे। कार्यक्रम के दौरान निवर्तमान कुलपति प्रोफेसर वंश गोपाल सिंह को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग के लिए सभी शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। नए कुलपति के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के विकास की उम्मीद जताई जा रही है। में बहुत देर नहीं लगता है, ये समय बीत गया। अच्छा काम हम लोगों ने किया, संतोष का पर्याप्त आधार है कि विश्वविद्यालय को जिस स्थिति में मुझको विश्वविद्यालय मिला था उससे तो हम लोगों ने बहुत अच्छा एक स्थिति दिला दी और आपके नेतृत्व में और यह आगे बढ़ेगा। और जैसा कि चैलेंज आप लोगों के लिए है कि महीने भर के अंदर 3 तारीख है और 21 तारीख तक जो है ई-ऑफिस के रूप में कन्वर्ट हो जाना है, तो आप लोग हो जाएंगे, मुझको पूरा विश्वास। पत्रकारिता विश्वविद्यालय का भी 5 तारीख से प्रभार लेना है, क्योंकि हम लोग एक प्रशासनिक क्षेत्र से हैं और आप लोगों को मालूम होगा कि मैं भी जो है IIT दिल्ली से M.Tech किया हुआ हूँ, तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है इसी से जुड़ा हूँ। जैसे कि अभी राज्य शासन की मंशा है कि सभी चीज़ें ऑनलाइन हो और साथ में ई-ऑफिस का एक बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है। जैसे कि मंत्रालय में सभी चीज़ें ई-ऑफिस के रूप में हो गई। हम लोग जो फाइल में काम करते हैं, नोटशीट चलाते हैं, उसको भी जो है फॉर्म में करना है, कोई हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं हो, इस पर काम किया जाए। और यूनिवर्सिटी का कुलपति का प्रभार जो है लिया गया। निवर्तमान कुलपति प्रोफेसर वंश गोपाल सिंह जी से प्रभार ग्रहण किया। एक बड़ी जिम्मेदारी है और कमिश्नर के साथ साथ जो है इसको निभाना और सबके सहयोग से ठीक रहेगा। ऐसी मैं बिलासपुर नगर की गोद में बसा ऐतिहासिक ग्राम नगोई अपने गर्भ में अध्यात्म और इतिहास के अनेक रहस्यों को समेटे हुए है। मंदिरों, तालाबों और प्राचीन अवशेषों से सुसज्जित इस गांव की प्राचीनता एवं अस्मिता की कई कहानियां बुजुर्गों से सुनने को मिलती है। इन्हीं धरोहरों में से एक है आदिशक्ति मां महामाया का मंदिर, जो अतीत के वैभव और आध्यात्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इस मंदिर के गौरवशाली इतिहास के बारे में। बहुत ही ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। आइए आपको इनको अंदर से विस्तारित रूप से दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। दिखाते हैं कि अंदर का दृश्य कैसा है। जिस समय यह नगोई गांव रतनपुर राज्य की उपराजधानी हुआ करती थी, उस समय इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। बिलासपुर से लगभग 7 किलोमीटर और रतनपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम नगोई में आदिशक्ति मां महामाया का प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। कुछ प्रमाणित तथ्यों और वरिष्ठ जनों के अनुसार जब नगोई गांव रतनपुर राज्य की उपराजधानी हुआ करता था, तब रतनपुर राज्य के विद्वान आचार्य
स्वर्गीय तेजनाथ के पुत्र स्वर्गीय सीताराम शास्त्री ने रतनपुर के राजा के सहयोग से इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। यह मंदिर रतनपुर से मात्र 14 किलोमीटर पूर्व में और जिला मुख्यालय बिलासपुर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोगों का कहना है कि यहाँ रतनपुर के राजा द्वारा बदल महल का भी निर्माण कराया गया था, जिसके अवशेष आज भी खुदाई के दौरान प्राप्त होते हैं। मंदिर की स्थापना और कला धार्मिक महत्व के कारण यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। नवरात्रि और अन्य प्रमुख त्योहारों के दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जो महामाया के दर्शन और आशीर्वाद के लिए दूर दूर से आते हैं। इस प्रकार आदिशक्ति महामाया धाम नगोई का गौरवशाली इतिहास आज भी लोगों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ है। नमस्कार, मैं राहुल पांडे ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं श्री आदिशक्ति महामाया धाम में, जो कि बिलासपुर के नगर के गोद में बसा हुआ नगोई गांव है। जिस प्रांगण में आज हम खड़े हैं वह बहुत ही ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। आइए आपको इनको अंदर से विस्तारित रूप से दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि द्वार में ही एक गेट बना हुआ है, जिसके अगल बगल में 2 सिंहों का हमें दर्शन प्राप्त होता है। और साथ ही साथ यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ के वातावरण में जो हमें मन की शांति जो प्रदान होती है वह देखने लायक होती है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और पहुँचते ही यहाँ उनके मन के अंदर चारों ओर भाव विभोर होने लगता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता ही ऐसी है। आइए अंदर की ओर चलते हैं प्रांगण में और अंदर की दृश्य का आपको दिखाते हैं कि अंदर का दृश्य कैसा है, जो कि मन को भाव विभोर करके रख देता है। मंदिर के प्रांगण में पहुँचते ही सामने ही ये आप देख सकते हैं जस्ट कि माता रानी विराजमान बैठी हुई हैं। माता रानी का प्राचीन मंदिर जो कि आप दर्शन कर रहे हैं, यह बिलासपुर नगर की गोद में बसा हुआ नगोई ग्राम है, जो कि बिलासपुर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। यह नगोई गांव जहां अनेकों प्राचीन तालाब एवं मंदिर हैं, जो कि यहाँ के वातावरण के प्रकृति को सुरम्यता से भर देती है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि माता रानी के द्वार में 2 बड़े बड़े सिंहों का यहाँ मूर्ति का स्थापन है और अंदर माता रानी विराजमान हुई हैं, जो कि देखते ही मन को भाव विभोर कर रही है और मन को शांति प्रदान कर रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ हमारे जस्ट सामने ही शिव जी विराजमान हैं, जो कि श्री आदिशक्ति महामाया मंदिर के जस्ट पीछे में स्थापना इनका हुआ है, जो कि देखते ही बनता है। और यहाँ प्रत्येक दिन श्रद्धालु पहुँचते हैं और पुष्पों और मालाओं से इनकी पूजा अर्चना करते हैं। उनके सामने ही नंदी जी विराजमान हैं, यहाँ देख सकते हैं। और आते हैं श्रद्धालु तो बताया जाता है, माना जाता है कि नंदी जी के कानों में कुछ कहने से आवाज़ सीधे हमारे स्वयंभू तक पहुंचती है। साथ ही साथ श्री आदिशक्ति महामाया धाम जी के प्रांगण में आप देख सकते हैं यहाँ ज्योति कलश की स्थापना है और यहाँ अनेकों श्रद्धालु जो आते हैं वो हजारों की संख्या में यहाँ घृत एवं तेल की ज्योति कलश प्रज्वलित कराते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। और अभी कुछ ही समय के पश्चात चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने वाला है और इस मंदिर में हजारों लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ हमें देखने को मिल सकती है। प्रांगण में अंदर आते ही यहाँ श्री आदिशक्ति महामाया के भव्य मंदिर के सामने यह बहुत ही बड़ा एक यज्ञशाला का भी निर्माण कराया गया है, जो कि देखते ही बनता है। इस प्रांगण से अंदर आते ही हम देखेंगे कि श्री श्री 1008 श्री गिरनारी बाबा खप्पर वाले की समाधि अंदर में देखने को मिलती है। आइए अंदर देखते हैं। श्री 1008 श्री गिरनारी बाबा जी का समाधि जो है यहाँ बना हुआ है। माना जाता है कि श्री गिरनारी बाबा जी जो है इस मंदिर का जो है प्राचीन काल से जो यह मंदिर यहाँ बना हुआ था, तो श्री गिरनारी बाबा जी यहाँ आए और इस मंदिर का जीर्णोद्धार किए। उसके बाद ही
उनका समाधि स्थल उनका बनाया गया है। कुछ प्रमाणित तथ्यों व वरिष्ठ जनों के अनुसार जिस समय यह नगोई गांव रतनपुर राज्य की उप राजधानी हुआ करती थी, उस समय इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। कहा जाता है कि स्वर्गीय श्री तेजनाथ शास्त्री के पुत्र स्वर्गीय श्री सीताराम शास्त्री जी के द्वारा, साथ ही साथ रतनपुर के नरेश के सहयोग से इस मंदिर का भव्य निर्माण कराया गया था। साथ ही साथ यहाँ रतनपुर नरेश के द्वारा बादल महल का भी निर्माण कराया गया था, जिसके प्राचीन अवशेष अभी भी खुदाई में प्राप्त हुआ करते हैं। आइए हमारे बीच कुछ श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, इनसे चर्चा करते हैं कि यहाँ महामाया मंदिर में आने के बाद इनके स्वभाव में क्या चेंज आ रहा है, यहाँ मन शांति लग रही है, कैसा लग रहा है, ये पूछते हैं इनसे। हाँ जी, बताइए। हाँ, मंदिर बामा नगोई हम लोग तो पहली बार आए हैं और यहाँ आकर के वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है जी। और मन को शांति मिल रही है जी। और वैसे यहाँ दर्शनीय स्थल है, देखने लायक है जी। मैं चाहूँगा कि और श्रद्धालु यहाँ आएँ और यहाँ बामा नगोई में जो शिव जी का ज्योतिर्लिंग है उसका दर्शन करें और माँ माया देवी का जो मूर्ति है उनका भी दर्शन लोग करें। आप लोगों को अभी दर्शन करने के बाद कैसा लग रहा है, बताइए। बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ और बामा नगोई शहर से नज़दीक है। मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के साथ आएँ और कुछ समय बिताएं। दर्शनीय स्थल है, माता का आशीर्वाद। धन्यवाद। कि श्री आदि शक्ति महामाया धाम के प्रांगण में पधारने के बाद उन्हें कैसा महसूस हुआ, और उन्होंने बताया कि आप भी आइए और श्री आदि शक्ति महामाया धाम जी का दर्शन कीजिए। और यहाँ आने के बाद उन्होंने बताया कि बहुत ही मन को शांति प्रदान होती है। श्री आदि शक्ति महामाया धाम जी के बारे में जाना और कुछ उनके इतिहास के बारे में जाना। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, आगे हम कुछ और रोचक तथ्यों और प्राचीन कहानियों को लेकर के आपके समक्ष आएंगे। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ राहुल पांडे। बिलासपुर जिले में आवारा पशुओं की सुरक्षा और देखभाल के लिए पशु कल्याण समिति ने बड़ा कदम उठाया है। पशुओं की बेहतर देखभाल के लिए समिति ने नगरीय निकाय को 5 लाख और सभी विकास खंडों को 2-2 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसके अलावा जोगीपुर में आवारा पशुओं के लिए आशु अभ्यारण्य केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जहां आवारा पशुओं की देखभाल की जाएगी। पशु विभाग के अनुसार वर्ष 2024-25 में जिले में 14,000 से अधिक आवारा पशुओं को सुरक्षा बेल्ट पहनाए गए हैं। यह बेल्ट पशुओं की पहचान के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। विभाग का कहना है कि आने वाले समय में और भी पशुओं को सुरक्षा बेल्ट पहनाने का लक्ष्य रखा गया है। आवारा पशुओं के लिए जो है हमारे जिला प्रशासन द्वारा विभाग द्वारा पशु कल्याण समिति से नगरीय निकाय को 5 लाख रुपए और प्रत्येक विकासखंड में 2-2 गुठानों को पशुओं के रख रखाव हेतु 2-2 लाख रुपए दिए, जहां जो है पशुओं को रख रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। हमारे विभाग द्वारा वहां पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है और नियमित रूप से भेंट दिया जा रहा है। इसी तरह शासन द्वारा एक जो है जोगीपुर में माने पशु अभ्यारण्य भी उसकी निर्माण किया जा रहा है, उसकी तैयारी की जा रही है। वहाँ भी आवारा पशुओं के रख रखाव हेतु व्यवस्था की जाएगी। बस 14,000 के लगभग बेल्ट जो है हमारे विभाग के कर्मचारियों द्वारा, स्व सहायता समूह, NGO द्वारा और माने जिला प्रशासन पूरे विभाग को द्वारा 14,000 के लगभग रेडियम बेल्ट इस 24-25 में बांधा गया है। पशुओं की देखभाल के लिए जोगीपुर में आशु अभ्यारण्य केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ बीमार और बेसहारा पशुओं की देखभाल की जाएगी। इस केंद्र में पशुओं के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories,
smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र में महिला स्टेशन मास्टर ने सहकर्मी स्टेशन मास्टर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। रायगढ़ निवासी महिला ने शिकायत में बताया कि नागपुर निवासी स्टेशन मास्टर अनमोल घनश्याम वाकोडिकर से उसकी पहचान नौकरी के दौरान हुई थी। दोनों एक ही पद पर कार्यरत होने के कारण जल्द ही उनकी दोस्ती हो गई, जो बाद में प्यार में बदल गई। अनमोल ने शादी का वादा कर महिला को बिलासपुर बुलाया और CMD चौक स्थित होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। जब महिला ने शादी के लिए दबाव डाला तो उसने इनकार कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए 3 सदस्यीय टीम नागपुर भेजा है। थाना तारबहार में शिकायत प्राप्त हुई थी। पीड़िता द्वारा शिकायत की गई थी कि आरोपी और पीड़िता दोनों एक साथ बिलासपुर में स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग करते थे, एक दूसरे को जानते पहचानते थे। उसी दौरान आरोपी ने पीड़िता को शादी करूंगा ये कहकर विश्वास में लिया और शारीरिक संबंध बनाए। तो पीड़िता द्वारा आरोपी को शादी के लिए बोला गया तो आरोपी झांसा देकर भाग गया। उसी की शिकायत प्राप्त हुई है। तारबहार थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया और इस मामले में जाँच चल रही है। सर, ये आरोपी कहाँ का रहने वाला है? मुद्दा कहाँ का है, कहाँ दस्त है? जानकारी के मुताबिक नागपुर में इनकी पोस्टिंग है और उसकी और जानकारी इकट्ठा कर रही है पुलिस। जांच चल रही है। जैसे ही हमको साक्ष्य मिल जाते हैं उस पर विधिवत कार्रवाई की जाए। बिलासपुर के हिर्री थाना क्षेत्र में हाईवे पर लूटपाट की घटना सामने आई है, जहां 2 अज्ञात युवकों ने ट्रक चालक के साथ मारपीट कर नकद और ऑनलाइन पैसे लूट लिए। मिली जानकारी के अनुसार आशीर्वाद बिल्डकॉन कंपनी का ट्रक CG10 BS 9615 का चालक रोहित कुमार विश्वकर्मा 1 मार्च की रात को नो एंट्री के कारण पेंड्रीडीह स्थित राज ढाबा के पास ट्रक खड़ा कर आराम कर रहा था। इसी दौरान 2 युवक उसके पास पहुंचे और मारपीट करते हुए 700 रुपए नकद व मोबाइल से UPI के माध्यम से 7,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। घटना की सूचना मिलते ही 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल चालक को बिल्हा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। पीड़ित की शिकायत के बाद हिर्री पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र में रविवार शाम दर्दनाक सड़क हादसे में एक वृद्ध की मौत हो गई। घटना बिलासपुर मस्तूरी मेन रोड पर अनुराग पेट्रोल पंप के पास हुई, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। मिली जानकारी के अनुसार लगरा निवासी 60 वर्षीय नंद कुमार केवट अपने बेटे और रिश्तेदार के साथ SF डिलक्स बाइक से बेटी के घर बोधीडीह से लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में नंद कुमार केवट ट्रेलर के पहिए के नीचे आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र के ग्राम उर्गन में मामूली विवाद पर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गली में पत्थर हटाने को लेकर हुए झगड़े में पड़ोसियों ने 27 वर्षीय युवक खेमराज बंजारे को बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी श्याम अंचल, उसके 2 बेटे लक्ष्मण और मुकेश ने डंडा, सब्बल नुमा बर्छी और बड़े पत्थर से वार कर खेमराज को मौत के घाट उतार दिया। वारदात में आरोपी की पत्नी भी साथ देती रही। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चंद घंटों के भीतर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल हथियारों को जब्त कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र में एक शिक्षक के घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता धनंजय गोस्वामी अपने साथियों के साथ शिक्षक डी अनीश के घर पहुंचा और उन पर एक महिला से अवैध संबंध रखने और 5 लाख रुपए लेने का आरोप लगाकर मारपीट की। पीड़ित की पत्नी ने घटना की शिकायत तोरवा थाने में दर्ज कराई है। तोरवा टीआई अभय बैस ने बताया कि महिला ने शिकायत में बताया कि शनिवार सुबह धनंजय गोस्वामी अपने साथियों के साथ घर पहुंचा और शिक्षक के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। मामले में एक मोबाइल चैट भी सामने आया है जिसमें शिक्षक और महिला के बीच पैसों के लेन देन को लेकर बातचीत हो रही है। पुलिस ने आरोपी धनंजय गोस्वामी समेत अन्य के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज और धमकी देने का फैसला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और मोबाइल चैट की भी जाँच की जा रही है। इसमें पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है। गोस्वामी हैं एक, उन्होंने यहाँ पर स्वास्तिक कॉलोनी में आकर के अपने कुछ साथियों के साथ 10-15 और लोग थे और आकर के एक अनीश हैं उनके साथ मारपीट की, जिस पर अपराध दर्ज करके जांच की जाएगी। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र में ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के लोकल मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अमेजॉन के रिप्रेजेंटेटिव ने शिकायत दर्ज कराई है कि कोरियर से आए सामान को मैनेजर जानबूझकर कैंसिल कर देता था और उसे कंपनी में रिटर्न दिखाकर खुद रख लेता था। शिकायत में बताया गया कि कैंसिल किए गए सामान केवल कंप्यूटर सिस्टम में रिटर्न दर्शाए जाते थे, लेकिन वह सामान दुकानों तक वापस नहीं पहुंचता था। इस तरह मैनेजर ने लंबे समय से लाखों रुपए के सामान की हेराफेरी की। कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। थाना तारबार में अमेज़ॉन के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि जो बिलासपुर के लोकल मैनेजर है उन्होंने गोडाउन में उनके वेयर हाउस में धोखाधड़ी की है। प्रकरण इस तरह है कि जो डिलीवरी आती थी उसको वो डिलीवरी कैंसिल करके अमेज़ॉन में फिर से रिटर्न करता था, जो कि वो कंप्यूटर में बताता था, पर असली में वो माल वहाँ तक नहीं पहुँचता था। जो भी गुड्स होते थे वो नहीं पहुँचते थे और वो खुद रख लेता था। इसी मामले में हमने एफआईआर दर्ज की और इस प्रकरण की भी जांच चल रही है। बिलासपुर जिले के देवरी खुर्द हल्का नंबर 4243 के पटवारी राकेश साहू पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर को पत्र सौंपकर पटवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ट्रांसफर की मांग की है। शिकायत में यह कहा गया है कि पटवारी समय पर कार्यालय नहीं आता और किसानों के जमीन संबंधी कार्यों को कई महीनों तक टालता रहता है। बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर करने में टाल मटोल करता है, जिससे कई छात्र फॉर्म भरने से वंचित रह गए। किसान लगातार पटवारी कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन कार्यालय कभी बंद मिलता है तो कभी पटवारी अनुपस्थित रहता है। ग्रामीणों ने पटवारी की लापरवाही से परेशान होकर उसके स्थानांतरण की मांग की है। जब भी हमारे लड़का वैका जैसे कुछ काम आ जाते, साइन वाइन कराए वाला जब भी जाता है तब घुमा जाते, कल आहा परसों आहा, तब भैया हम छोटे काम उता वाला आदमी है, 200-400 कमाने वाला, तेकर से रोज नहीं आ सकन। तो कर सोचे जब भी जाबे तो कल आबे परसों आबे, तो ऐसे में नहीं हो सके भैया। इतना कब लेकर आते हो पटवारी? वो है जब से आए तब से इसने करत है भैया। वो लाए लगभग कैसा लोग भाई कंफर्म पता नहीं है भैया कैसा लोग। मैं तो अब जब से दुम्हानी ढेकम रहा था तब से जाना था। अभी फिलहाल मोर नजर में 2-3 साल हो गया हवा। हाँ मैं वही चाहता हूँ भैया कि जब भी जावे कोकरो भी छात्र काम रुकना नहीं चाहिए। साइन वाइन के जरूरत होते तो वो हम तत्काल करके देवा, कल परसों के समय मत बतावे। और सीमांकन का है, सीमांकन के लिए जाते हैं राज, सीमांकन के लिए सीमांकन करने के लिए आते हैं, बाकी देते नहीं है। पूरा सीमांकन सही ढंग से नहीं करते। सही ढंग से नहीं तो सीमांकन बिगाड़ेगा पटवारी। सीमांकन का आया करके दे दिया, पूरा डॉक्यूमेंट नहीं दिया है ना। जैसे साइन करेगा तो यहाँ का देगा ना पहुंची एलो बोल कर, नहीं देता है। फिर उसके बाद मांगने भी जाते हैं तो आ जाना, कल आना, परसों आना, घुमाते रहते हैं। तो मंगे नहीं हो पाती आप? मंगे हैं तो कल आना परसों आना, फिर कई बार जाएंगे गरीब आदमी। कितना बार गए? 2 बार 3 बार चल दिए हैं। तो क्या चाहते हैं? क्या है, हमारा काम होना चाहिए। प्रशासन से पैसा उससे नहीं मांगता है,
आज आना कल आना करके घुमाते रहता है। गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने साइबर अपराध पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 4 म्यूल अकाउंट होल्डर्स को गिरफ्तार किया है। कमीशन के लालच में अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड और चेक बुक साइबर ठगों को सौंपते थे, जिससे ठगी की गई रकम को ट्रांसफर किया जाता था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपियों के अन्य राज्यों में सक्रिय साइबर अपराधियों से संबंध थे और ये गिरोह विदेशी नागरिकों के साथ बिटकॉइन के माध्यम से संदिग्ध वित्तीय लेन देन में शामिल थे। जीपीएम पुलिस को ऐसे बैंक खातों की जानकारी मिली जो साइबर ठगी में उपयोग किए जा रहे थे। साइबर सेल और थाना पेंड्रा गौरेला की संयुक्त टीम ने इन संदिग्ध बैंक खातों की जांच की और आरोपियों के लोकेशन को ट्रेस कर गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आशीष रजक ज्योतिपुर गौरेला, अभिषेक शुक्ला गौरेला, करण कुमार साहू पेंड्रा और संतोष साहू पेंड्रा के रूप में हुई है। इन सभी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत संगठित अपराध, ठगी से अर्जित संपत्ति के दुरुपयोग और साइबर अपराध की अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस जांच में पता चला कि इन आरोपियों के खातों में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में हुई साइबर ठगी से जुड़ी लगभग 50 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन के साक्ष्य हैं। इसके अलावा आरोपियों ने क्षेत्र के अन्य युवाओं को भी कमीशन का लालच देकर 2 दर्जन से अधिक बैंक खाते का ठग गिरोह तक पहुंचाया। राज्य शासन के निर्देश से लगातार साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी तारतम्य में जो IC4 एक समन्वय ऑनलाइन पोर्टल है, जिसके माध्यम से सभी पुलिस एजेंसीज आपस में जुड़ी हुई हैं और ऐसे तमाम खाते जिनके दुरुपयोग से साइबर क्राइम घटित होता है, उनके ऊपर में लगातार प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच ऐसे लगभग 40 खातों को इस डिस्ट्रिक्ट में हमने आइडेंटिफाई करके और उनको कार्रवाई के लिए अभियान चला के उसमें कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी में जीपीएम पुलिस को अच्छी सफलता मिली है और 2 FIR इसमें दर्ज की गई हैं गौरेला और पेंड्रा में, जिसमें संगठित अपराध, अर्जित संपत्ति का दुरुपयोग, इन सब धाराओं में FIRs की गई हैं और 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। और ये प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन में इनके तार बड़े नेटवर्क से जुड़े हुए पाए गए हैं और लगभग 50 लाख रुपए की जो ट्रांजैक्शंस हैं प्राइमरी अकाउंट्स में पाई गई हैं। और इन आरोपियों के विरुद्ध में विभिन्न स्टेट्स में, विभिन्न राज्यों से भी अभी हमें लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन आ रही है। बैंगलोर और अन्य जगह पे भी इनके अपराध दर्ज पाए गए हैं। जैसा मैंने कहा, प्रदेश भर में शिकायतें हैं क्योंकि ये कुछ अकाउंट्स हैं जो ओपन हुए हैं और उसके बाद में इनमें लगातार विभिन्न साइबर फ्रॉड्स में वो यूज़ हुए हैं, सेक्सटॉर्शन में या डिजिटल अरेस्ट में या इवन बिटकॉइन, इस तरह की अपराधों में यूज़ हुए हैं। तो उसमें तमाम अग्रिम कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि इन आरोपियों के कुछ विदेशी नागरिक के साथ भी संबंध थे जो अवैध रूप से बिटकॉइन के माध्यम से लेन देन कर रहे थे। इनके असम और गोवा में सक्रिय बड़े मनी म्यूल नेटवर्क से जुड़े होने के प्रमाण भी मिले हैं। आरोपियों के मोबाइल फ़ोन और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त कर लिए गए हैं, जिनका तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है। इससे भविष्य में एक बड़े साइबर ठगी नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
बिलासपुर जिले के ग्राम सेंद्री निवासी गेंदराम साहू ने कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपकर अपनी कृषि भूमि पर अवैध कब्जे और फसल नष्ट करने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार बिल्डर आशीष और सुभाष चंद्र मिश्रा, डायरेक्टर जय गुरुदेव इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जबरन खेत में 40-50 ट्रक मिट्टी और मलबा डालकर फसल को नष्ट कर दिया गया। गेंदराम का कहना है कि जब उनकी पत्नी ने इस कार्रवाई का विरोध किया तो उसे गाली गलौज कर अपमानित किया गया। आरोप है कि जेसीबी मशीन की मदद से रातों रात भूमि को समतल कर कब्जा करने की कोशिश की गई। साथ ही मिट्टी डालने से जल निकासी भी अवरुद्ध हो गई, जिससे खेत में दोबारा खेती करना मुश्किल हो गया है। पीड़ित ने कलेक्टर से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर भूमि को पूर्व स्थिति में बहाल करने और फसल क्षति की भरपाई की मांग की है। समस्या एक है कि मोर खेत में निजी जमीन में धान लगे में मिट्टी पटवाई कर दिए है कौन सुभाष चंद्र मिश्रा और नाम बिल्डर। हमन कहत रहे इनके हमार 4 साल के पहली हमला कहत रही के रास्ता दे हमार रास्ता नहीं दिए हैं, तब हमला परेशान करत रही से। फिर रात को ना शुक्रवार के दिन आदेश आए है और शनिवार और रविवार आचार संहिता लगे रही ना, तो ओकर फायदा उठा के और मिट्टी पटाई करे है। हमन अगर पीछे में भी खड़ा होत रहे तो हमला यहाँ तक के वो मिट्टी में हमला पार सकत रही से। फिर अनपढ़ हो कुछ नहीं जानते। हम चाहते न हमन न्याय, हमार निजी जमीन ला निकाल के हमला नाप के सीधा दिया जाओ। जतका मतलब मिट्टी पटाए है तो जमीन में नतका नुकसानी वाला भुगतान करे। हमारे गांव में हमारे निजी भूमि को रातों रात सड़क निर्माण के लिए, अपने निजी काम के लिए रातों रात हमारे लगे रबी फसल धान को पाड़ दिया गया। और मौके में हम लोग वहां पहुंचे कि मिट्टी हमारे निजी भूमि में क्यों डलवाया जा रहा है, तो हमको आदेश मिला है तो हम अपने करा रहे हैं, जबकि वो आदेश हमारी निजी भूमि से नहीं गया है। उसमें नक्शा मिसल में ये दर्शाया गया है कि पगडंडी का मतलब ये होता है कि 4 फीट का आने जाने का मेड़। ये नहीं बोला गया है शासन से कि 60 फीट का रोड दिया जाए करके, और वो सीधा 50 फीट का रोड चौड़ी और 225 फीट का लंबा मेरी निजी जमीन से सीधा मिट्टी पाट दिया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ये बिल्डर सुभाष चंद्र मिश्रा के द्वारा ये सब किया गया है। और जिसके पास जा रहे हैं वो बोलते हैं हाँ बस बोलते हैं, बाकी कुछ सुनवाई हो नहीं रहा है। कहाँ गए अभी तक? अभी तक हम लोग तहसीलदार में वहाँ गए, SDM साहब के पास विनती किए बार के सर हम लोग का निजी जमीन है, मिसल को दिखा रहे हैं, B1 B2 को दिखा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, लेकिन देखेंगे करके बस हो जाता है इतने में। फिर आज फिर यही माहौल को लेते हुए माननीय कलेक्टर महोदय के पास फिर हम लोग दूसरी और तीसरी बार है ये। तो मिले कलेक्टर साहब? हाँ, मैं 2 बार इससे पहले और मिल चुका हूँ ऑफिस में जनधन में आके। क्या बोले कलेक्टर साहब? हाँ ठीक है करके बोले थे, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। 2 हफ्ता 15 दिन के आसपास हो गया है, और इस चीज को लेके हम लोग फिर यहाँ आज कलेक्टर साहब के पास फिर पहुंचे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने विद्युत रक्षण प्रणाली के तहत 159 सर्किट ब्रेकर और इंटरप्रेटर का गहन निरीक्षण किया, जिससे संभावित तकनीकी खराबियों को समय रहते पहचाना और दूर किया जा सके। भारतीय रेलवे के विद्युत नेटवर्क में ट्रैक्शन सब स्टेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सब स्टेशन राज्य विद्युत बोर्डों से उच्च वोल्टेज बिजली प्राप्त कर उसे 25,000 वोल्ट तक कम करते हैं, ताकि ट्रेनों को निर्बाध रूप से ऊर्जा मिलती रहे। किसी भी ट्रैक्शन सब स्टेशन इंटरप्रेटर के खराब होने की स्थिति में ट्रेन संचालन प्रभावित हो सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए रेलवे ने उच्च वोल्टेज परीक्षण तकनीक का उपयोग करके दोषपूर्ण उपकरणों की पहचान की और उन्हें समय पर बदला। रूफ प्लाजा जो बनेगी, पूरे के पूरे सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक पूरी छत जैसी वेटिंग एरिया, आराम से बैठने का, फूड प्लाजा, बच्चों के खेलने का जगह, वो सब बनेगा। तो वो सब उसका सीक्वेंस पूरा नए तरीके से डिजाइन किया गया है। बिलासपुर जिले में गनियारी क्षेत्र के ग्राम घुटकू में प्रशासन ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार केदार लोनिया द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाकर अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर नायब तहसीलदार श्रद्धा सिंह, कोनी थाना प्रभारी नवीन देवांगन की टीम ने मौके पर पहुंचकर मकान को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई में घुटकू राजस्व निरीक्षक होमेश्वर प्रताप सिंह, पटवारी सूर्य प्रकाश शुक्ला, अमित कीर्ति और कोटवार सहित पुलिस विभाग की टीम मौजूद रही। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद स्कूटी सवार युवकों द्वारा 3 दोस्तों पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। रामकृष्ण नगर मोपका निवासी यशवंत भारती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि वह अपने दोस्तों गितेश कांत और हेमंत कुमार के साथ बंगाली चौक से लौट रहा था। गुम्बर पेट्रोल पंप के पास
सफेद रंग की स्कूटी में सवार 3 युवकों ने उनकी गाड़ी को रोका और विवाद करने लगे। कुछ देर बाद तीनों आरोपी अपने 2 और साथियों के साथ वापस लौटे और चाकू व हॉकी स्टिक से हमला कर दिया। इस घटना में हेमंत कुमार के सीने, गर्दन और कमर में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि गितेश को पेट में गंभीर घाव हुए हैं। दोनों घायलों का इलाज अपोलो हॉस्पिटल में जारी है। इधर तोरवा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। 1 मार्च को यशवंत भारती ने रिपोर्ट लिखाया है कि वो अपने साथी गितेश कांत और हेमंत कुमार के साथ स्कूटी से जा रहे थे। तोरवा पेट्रोल पंप के पास जब वो पहुंचे तो दो स्कूटी में कुछ 4-5 लोग थे। वो गाड़ी को ओवरटेक करने के नाम पर उन लोग के बीच विवाद हुआ और वहीं पर उनके बीच मारपीट हुई। किसी धारदार वस्तु से मारपीट के दौरान वार करना बताएं, जिससे उसके सीने पर चोट आई है, जिस पर अपराध क्रमांक 93 कायम करके विवेचना में लिया गया। ठीक। नाली पर कब्जा करने से आसपास निकासी की समस्या उत्पन्न हुई। शिकायत पर जांच में इसे सही पाया गया, जिसके बाद जोन क्रमांक 7 के अतिक्रमण अमले ने सरकंडा मुख्य मार्ग पर निर्माण के लिए खुदाई कर रखे गए मलबे को सरकारी वाहन में डाल दिया। अतिक्रमण प्रभारी हरीश शास्त्री ने कहा, जमीन मालिक ने व्यावसायिक निर्माण करने विधिवत अनुमति लिया है, इसकी जाँच भी की जाएगी। सार्वजनिक उपयोग के नाली पर कब्जा और कार्य के दौरान ग्रीन नेट निर्माण स्थल नहीं घेरना पाया गया है, जिसके लिए जमीन मालिक प्रवीण देवांगन पर जुर्माना लगाया जाएगा। जोन स्तर पर रोकने का है। यदि कहीं भी अवैध कब्जा चल रहा है, जैसे अभी स्वच्छता संरक्षण चालू होने वाला है, टीम भी आ रही है, तो जगह जहाँ पे यहाँ निर्माण हो रहे हैं, अभी ध्वंस हो रहे हैं, तो वो जब सामग्रियाँ हैं वो सबको जब्ती करना है। जैसे यहीं पे आए थे अपन, तो इन्होंने निर्माण कर रहे हैं और इनके द्वारा न अभी नक्शा दिखाया गया है, न इनका नंबर मिला है, सिर्फ नाम पता चला है, प्रवीण देवांगन करके हैं। और अभी एक व्यक्ति द्वारा नाली पाट देने की शिकायत भी की गई है। तो अभी यहाँ CND को हटाया जा रहा है, फिर आगे कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। प्रपोजल नंबर या नाम से सर्च होगा, अभी जाकर ऑफिस में सर्च करेंगे। अभी मौके पर ही प्राप्त हुआ, तभी जो प्राइमरी कार्रवाई है वो कर दिया गया है। पेनाल्टी लगाएंगे इनके ऊपर। तो यह थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।